बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने ऑस्मोसिस को डिस्कस करना है। बेसिकली हमारा जो आर्टिकल स्टार्ट हुआ था वो मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिहाज से, फिर हमने डिस्कस किया था जो ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज़्म है वो दो तरह के, पैसिव और एक्टिव। फिर पैसिव की मुख्तलिफ टाइप्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने डिफ्यूजन को डिस्कस किया, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को डिस्कस किया। आज हम ऑस्मोसिस को डिस्कस करेंगे। अच्छा, आमतौर पे लिविंग सिस्टम में जो ऑस्मोसिस है वो मूवमेंट ऑफ वाटर से रिलेटेड होते हैं। कि जब भी हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की तो हम कहते हैं वाटर ने मूव करना है। तो पहली बात ये है द प्रोसेस बाय विच वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज का मतलब यहाँ मूव है। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल ये किसके इर्द गिर्द मूव करेंगे? अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ ऑस्मोसिस का मतलब वाटर मूवमेंट है। अच्छा, अब वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं किस तरफ से किस तरफ जाएंगे? तो जाएंगे क्या? फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन, तो जहां पानी ज्यादा होगा, टू एरिया ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन, तो उस तरफ जाएंगे जहां पानी कम होगा। यानी हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे और मेम्ब्रेन से गुजर के जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अच्छा, जब भी पानी हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा होता है तो सेल उस प्रोसेस के दौरान एनर्जी इस्तेमाल नहीं करता। और कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें ट्रांसपोर्टेशन तो हो रही है लेकिन एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही, तो इसको हम क्या कहेंगे? इट इज़ ए पैसिव टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इट डज नॉट रिक्वायर द सेल्स टू एक्सपेंड द एनर्जी। तो ये सेल को, यानी इसका मतलब ये है कि सेल को इस ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से ये पैसिव टाइप ऑफ रेस्पिरेशन बनती है। इसके बाद अच्छा, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस की जो बात करें कि पानी ने किस साइड से किस साइड की तरफ मूव करना है, एक डायरेक्शन तो हमने डिस्कस कर ली कि जब भी ऑस्मोसिस होगी तो पानी हमेशा हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। ठीक हो गया? लेकिन एक लिविंग सिस्टम में कभी भी प्योर वाटर नहीं पाया जाता। लिविंग सिस्टम में हमेशा वाटर सोल्यूशन की शक्ल में होता है, और जब वाटर सोल्यूशन की शक्ल में होगा तो वाटर के अंदर सल्यूट डिसॉल्व होंगे, और सल्यूट का वाटर के अंदर मौजूद होना ये वाटर की ऑस्मोटिक मूवमेंट को इफेक्ट करता है। क्लियर? तो इस वजह से जब भी हम ऑस्मोसिस को डिफाइन करते हैं तो उसमें हम इफेक्ट ऑफ सल्यूट को भी डिस्कस करते हैं लाजमी, क्योंकि वाटर के अंदर सल्यूट की मौजूदगी ऑस्मोसिस के प्रोसेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही होती है। तो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस में एक डायरेक्शन तो हमने डिस्कस कर ली कि पानी हमेशा हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ जाए। अब दूसरी डायरेक्शन क्या हो सकती है? यानी होगी तो सेम चीज लेकिन दूसरे एंगल से जब हम देखेंगे, जब हम एक सोल्यूशन की बात करते हैं तो पानी हमेशा, एक मरकजी ख्याल में बयान करने लगा हूं कि पानी हमेशा साल्ट को फॉलो करता है, या कह लें पानी हमेशा साल्ट से मोहब्बत करता है। जिस तरफ साल्ट ज्यादा होंगे पानी उसी तरफ ज्यादा जाएगा। ये मैंने एक मरकजी ख्याल बयान किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक तरफ हो लो साल्ट कंसंट्रेशन, एल लो साल्ट कंसंट्रेशन, और दूसरी तरफ हो हाई साल्ट कंसंट्रेशन, तो अभी हमने डिस्कस किया कि साल्ट हमेशा पानी को खींचते हैं, यानी साल्ट के पीछे पानी फॉलो करता है। तो इस वजह से जहां साल्ट होंगे पानी उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो दूसरी तरह से हम ऑस्मोसिस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर साल्ट कंसंट्रेशन टू हायर साल्ट कंसंट्रेशन। अच्छा, यानी आप यह समझे कि अगर कोई साइड ए है उस तरफ पानी ज्यादा है या साल्ट कम है, तो पानी हमेशा उस तरफ मूव करेगा जहां पानी कम हो या साल्ट ज्यादा हो। लेकिन आमतौर पे ये जो दोनों चीजें हैं, पानी और साल्ट, वो एक ही सिचुएशन में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या? सोल्यूशन की शक्ल में पाए जाते हैं ना, पानी और साल्ट सेल के अंदर। तो अगर हम इन दोनों को इकट्ठा लिखना चाहें तो अगर किसी सोल्यूशन में पानी ज्यादा हो साल्ट कम हो तो वो डाइल्यूटेड सोल्यूशन कहलाते हैं। तो इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम डाइल्यूटेड टू कंसंट्रेटेड। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, आमतौर पे वो सोल्यूशन जिसमें वाटर ज्यादा हो साल्ट कम हो उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहा जाता है, और जिसमें साल्ट ज्यादा हो और पानी कम हो तो उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहा जाता है। तो अगर हम बात करें
इन टोनिक कंडीशन के लिहाज से, टोनिक कंडीशन, टोनिसिटी जो है वो सेल के अंदर जो सल्यूट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसकी वजह से वाटर की जो मूवमेंट इफेक्ट हो रही है। तो अगर हम टोनिक कंडीशन के लिहाज से बात करें तो वाटर हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ मूव करता है। तो बहरहाल ये डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस है। इसको मुख्तलिफ एंगल से हमने डिस्कस किया। पहला एंगल क्या है, हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन। दूसरा एंगल क्या है, लोअर साल्ट कंसंट्रेशन से हायर साल्ट कंसंट्रेशन। तीसरा एंगल क्या है, डाइल्यूटेड से कंसंट्रेटेड। चौथा क्या, हाइपोटोनिक से कंसंट्रेटेड। तो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरह, हाइपोटोनिक से, हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, टोनिक ये सल्यूट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाइपोटोनिक जिसमें साल्ट कम होंगे, हाइपरटोनिक जिसमें साल्ट क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अच्छा, उसके बाद सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, उसके अंदर हमने मेम्ब्रेन लगा दी, क्योंकि ऑस्मोसिस में आमतौर पे वाटर मेम्ब्रेन से गुजरता है। और ये जो मैंने एक ऑपरेटर से ड्रा किया, इसकी ए साइड है, इसकी बी साइड है, ठीक हो गया। तो पानी अगर ए से बी की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है ए में वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, दूसरा सल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, जो ए है वो डाइल्यूटेड है या ए हाइपोटोनिक है। एक वर्ड और भी हम इस्तेमाल करते हैं, हाइपोऑस्मोटिक। तो ये सारी ए वाली साइड है, और बी वाली साइड यहां वाटर कंसंट्रेशन कम है, साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। उसके बाद ये कंसंट्रेटेड साइड है, ये हाइपरटोनिक साइड है, ये हाइपर ऑस्मोटिक साइड है। क्लियर? क्योंकि ये जो ऑस्मोटिक का वर्ड है ना, ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक, ऑस्मोसिस नहीं, ऑस्मोटिक, ये सल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सल्यूट को। यानी अगर हमारे पास एक वर्ड आ जाए ना, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। अच्छा, ग्रेडियंट वर्ड के बारे में तो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, उससे पिछले, कि ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें एक साइड हाई हो और दूसरी साइड लो हो, तो ये ग्रेडियंट कहलाता है। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि एक तरफ हाई साल्ट कंसंट्रेशन हो और दूसरी तरफ लो साल्ट कंसंट्रेशन हो। तो जब भी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का वर्ड, जैसे हाइपर ऑस्मोटिक का मतलब क्या होगा कि जिसमें ज्यादा साल्ट हो, हाइपो ऑस्मोटिक का मतलब क्या होगा, जिसमें कम सल्यूट हो। तो ऑस्मोटिक का वर्ड आमतौर पे सल्यूट से रिलेटेड होता है। क्लियर? तो इस वजह से 4-5 तरह से हम ऑस्मोसिस को डिफाइन करते हैं। बहरहाल जब हम बात करते हैं कि पानी ए से बी की तरफ जाएगा और मेम्ब्रेन से गुजर के जाएगा। अच्छा, मेम्ब्रेन जिससे वाटर ने मूव करना है, जिससे वाटर ने मूव करना है, वो सेमी परमिएबल है, वो हर चीज को गुजरने नहीं देती। कुछ चीजों को गुजरने देती है, कुछ चीजों को गुजरने नहीं देती। और आमतौर पे अगर हम पानी की बात करें तो मेम्ब्रेन से पानी गुजर नहीं सकता, लेकिन मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पोर्स होते हैं, उन पोर्स को एक्वापोरिन्स कहा जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा तादाद में मेम्ब्रेन के अंदर लगे होते हैं। तो पानी इन पोर के जरिए से हमेशा ऑस्मोटिकली मूव कर रहा होता है। ऑस्मोटिकली मूव से मुराद ये है कि हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखेंगे कि मेम्ब्रेन हर चीज को गुजरने नहीं देती, पानी को भी रोक लेती है अगर पानी के पोर मेम्ब्रेन के अंदर, लेकिन इन शॉर्ट आप कह सकते हैं पानी गुजर रहा है, मेम्ब्रेन से गुजर रहा है। लेकिन जो बाकी पानी के अंदर साल्ट है, ये सिचुएशन के लिहाज से डिपेंड करता है। अगर उन साल्ट की प्रोटीन्स या उन साल्ट के चैनल्स या उन साल्ट के गेट्स, ये सारे वर्ड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उन साल्ट के गेट्स इस मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हैं तो वो गुजर जाएंगे। अगर मेम्ब्रेन में मौजूद नहीं है तो वो रुक जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्मोसिस के दौरान जो मूवमेंट ऑफ वाटर और साल्ट है ये हाईली सिलेक्टिव है, कि जो चीज मेम्ब्रेन के क्राइटेरिया पे पूरा उतर रही है वो तो गुजर जाएगी, जो पूरा नहीं उतर रही वो रुक जाएगी, वो नहीं गुजरेगी। तो ऑस्मोसिस में जो वाटर की मूवमेंट होती है, चूंकि वाटर मेम्ब्रेन से गुजर सकता है, हमारे पास जो मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेएबल है, विच अलाउ वाटर टू पास। और ये मैंने बताया कि मेम्ब्रेन से वाटर नहीं गुजरता, मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स लगे होते हैं उनके जरिए से पानी गुजरता है, चाहे जिसके जरिए से भी गुजर गया। रिस्ट्रिक्टिंग मैनी सल्यूट, लेकिन काफी सारे सल्यूट को ये रिस्ट्रिक्ट करता है, ये मेम्ब्रेन रोक लेती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है ऑस्मोसिस के जरिए वाटर की जो मूवमेंट है साल्ट के साथ, ये हाईली सिलेक्टिव है, कुछ को गुजरने देगी, कुछ को गुजरने नहीं देगी। बहरहाल हमारे पास
इस ऑस्मोसिस के ज़रिए से जो वाटर है वो सेल में दाखिल भी हो रहा होता है और सेल से निकल भी रहा होता है। अच्छा, पानी सेल में जब जाएगा तो वो मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जैसे ऑस्मोसिस ये क्रूशल है, बहुत अहम है। किसके लिए? मेंटेनिंग द टर्गर ऑफ सेल, कि सेल के अंदर टर्गर प्रेशर को जनरेट करे। अब टर्गर प्रेशर वैक्यूल वाले टॉपिक में हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि जब सेल में पानी दाखिल होता है तो सेल को जो सख्त करता है वो टर्गर प्रेशर कहलाता है। पानी के दाखिल होने से जो प्रेशर जनरेट होगा जिसकी वजह से सेल टर्जिड होगा, सख्त होगा, वो टर्गर प्रेशर कहलाएगा। और टर्गर प्रेशर ये प्लांट सेल के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट सेल में जो टर्जिड सेल है वो सपोर्ट का काम कर रहे होते हैं। अच्छा, एनिमल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। प्लांट सेल में पानी ज्यादा आएगा, ये टर्जिड हो जाएगा, लेकिन सेल फटेगा क्यों नहीं? क्योंकि इसके बाहर सेल वॉल होती है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर अगर थोड़ा सा भी ज्यादा पानी आए सेल फट जाएगा। सेल क्या करेगा? फट जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस वजह से एनिमल सेल के अंदर हमेशा वाटर कंटेंट बैलेंस, वैसे तो हर सेल में बैलेंस में रखे जाते हैं, लेकिन ये जो बैलेंसिंग ऑफ इंटरनल वाटर कंटेंट ऑफ सेल है ये एनिमल के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर पानी ज्यादा आ गया तो सेल ने फट जाना है, अगर पानी कम हो गया, जैसे बाज़ दफ़ा बाहर निकल आता है, एवोपरेशन ज़्यादा हो जाती है, तो सेल श्रिंक कर जाएगा। तो सेल का फटना भी नुकसानदेह है, सेल का श्रिंक करना भी नुकसानदेह है। इस वजह से वाटर के जो लेवल है कॉन्टैक्ट को सेल के अंदर बैलेंस रखा जाता है। अच्छा, डायरेक्शन एंड रेट। डायरेक्शन तो मैंने बता दी कि पानी किस डायरेक्शन में जाएगा, हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन, लो साल्ट कंसंट्रेशन से हाई साल्ट कंसंट्रेशन, डाइल्यूटेड से कंसंट्रेटेड, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक, हाइपोऑस्मोटिक से हाइपर ऑस्मोटिक। तो ये तो डायरेक्शन की समझ आ गई है, ठीक है। लेकिन जो रेट है, अभी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का मैंने बताया कि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि एक तरफ हाई साल्ट कंसंट्रेशन हो और दूसरी तरफ लो साल्ट कंसंट्रेशन, और जो पानी है वो हमेशा लो से हाई की तरफ जाएगा। ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन ऑस्मोटिक जो ग्रेडियंट है वो कितना ज्यादा है, मतलब क्या है कि अगर सपोज करते हैं एक साइड पर हमारे पास 90 ग्राम साल्ट है, एक तरफ 100 ग्राम साल्ट है, ठीक है, और दूसरे केसेस में एक तरफ 1 ग्राम साल्ट है और दूसरी तरफ 100 ग्राम साल्ट है, तो किस केस में ऑस्मोसिस ज्यादा होगा? जितना डिफरेंस दोनों साइड का ज्यादा होगा ऑस्मोसिस उतना ही ज्यादा। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे एक हाई साइड हो एक लो, अगर वो इस तरह हो तो पानी स्लो मूव करेगा, लेकिन अगर वो इस तरह हो पानी और रैपिडली मूव करेगा, अगर वो इस तरह हो पानी और रैपिडली। तो जितना ज्यादा हाई और लो के दरमियान डिफरेंस बढ़ता जाएगा, ऑस्मोसिस की जो रेट है, रफ्तार है, वो बढ़ती चली जाएगी। और दूसरी बात, पानी ने चूंकि मेम्ब्रेन से गुजरना है और मेम्ब्रेन में क्या लगे होते हैं? एक्वापोरिन्स। तो जितने ज्यादा एक्वापोरिन्स मेम्ब्रेन में लगे होंगे उतना ही ज्यादा ऑस्मोसिस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो एक्वापोरिन्स है क्या? दीज प्रोटीन्स, ये कुछ खास किस्म की प्रोटीन होती हैं, फैसिलिटेट द रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जिनके जरिए से पानी ट्रांसपोर्ट करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, इंश्योरिंग एफिशिएंट। और इस बात की गारंटी मिल जाती है कि सेल में प्रॉपर हाइड्रेटेड कंडीशन रहे, कि पानी का जो लेवल है वो सेल का मेंटेन रहे और सेल का जो वॉल्यूम है वो भी मेंटेन। जैसे मैंने बताया ना कि अगर सेल में ज़रूरत से ज़्यादा पानी आ गया, खासतौर पे एनिमल केस में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फट जाएगा, और अगर कम हो गया तो वो श्रिंक कर जाएगा। तो बहरहाल एक मुनासिब मिकदार पानी की सेल में सेल वॉल्यूम को मेंटेन करने में हेल्प करेगी। अच्छा, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? नेचुरल ऑस्मोसिस तो यही है कि पानी हमेशा लो साल्ट से हाई साल्ट की तरफ मूव करेगा या हाई वाटर से लो वाटर लेवल की तरफ मूव करेगा, ये नेचुरल ऑस्मोसिस है। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में हम क्या करते हैं? अनलाइक, इसको उल्ट कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं? अनलाइक। यानी नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास यहाँ लो साल्ट है, यहाँ हाई साल्ट है, हाई साल्ट, नॉर्मली पानी लो से हाई की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर हम पानी को हाई साल्ट से लो साल्ट की तरफ भेज दें तो ये क्या कहलाएगा? रिवर्स ऑस्मोसिस। नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है, यानी हमारे बॉडी में कहीं भी रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं हो रहा। ये होगा कैसे? हम इस साइड पर जहां पानी ज्यादा आ रहा है, हम इस साइड पर प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर देते। अच्छा, जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जाहिर बात है पानी उस प्रेशर की वजह से वापस जाना शुरू हो जाएगा। तो हमने हाई साल्ट वाले साइड से पानी को लो साल्ट वाली साइड की तरफ भेज दिया है, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाएगा। तो बहरहाल रिवर्स ऑस्मोसिस में हम अप्लाई प्रेशर करेंगे
और प्रेशर अप्लाई करने की वजह से अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मुराद इसमें एनर्जी इस्तेमाल होगी टू मूव फ्रॉम हायर साल्ट टू लोअर साल्ट कंसेंट। नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं होती, लेकिन बहुत सारी मशीन्स ऐसी हैं जिसमें इस प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर बहरहाल जो रिवर्स ऑस्मोसिस अप्लाई प्रेशर टू मूव फ्रॉम हाई साल्ट टू लो साल्ट कंसंट्रेशन, एरिया ऑफ हाई सॉल्यूट टू एरिया ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अच्छा, आमतौर पे ये प्यूरिफाइंग ऑफ वाटर में ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। पहले मैं डिस्कस करूंगा ऑस्मोसिस क्यों नहीं इस्तेमाल होता, फिर डिस्कस करेंगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्यों इस्तेमाल होता है। जैसे इसी को हम ले लेते हैं, इसी कंडीशन को हम ले लेते हैं, ठीक हो गया। एक तरफ गंदा पानी है और एक तरफ साफ पानी है। गंदा पानी का मतलब कि इस तरफ साल्ट भी है और बहुत सारी चीजें भी होंगी, और साफ पानी का मतलब है ये प्योर वाटर है, यानी यहां लो साल्ट है, इधर हाई साल्ट है। अगर हम इसको नेचुरल ऑस्मोसिस पे छोड़ दें तो पानी तो हमेशा साफ से गंदे की तरफ ही आएगा, तो इस वजह से नेचुरल ऑस्मोसिस में तो प्योरिफिकेशन पॉसिबल है नहीं। लेकिन जब हम रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं तो रिवर्स ऑस्मोसिस में हम चूंकि प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर क्या करता है, फोर्स के जरिए से पानी को दूसरी साइड पे भेजते हैं। अच्छा, जब दूसरी साइड पे भेजते हैं तो मेम्ब्रेन से वो पानी गुजरता है, और आपको पता है जो मेम्ब्रेन है इस सेमी परमेबल है, पानी तो बड़ी आसानी से गुजर के आगे चला जाएगा, लेकिन इसमें जो कंटेमिनेंट्स हैं, हार्मफुल चीजें हैं, जहरीली चीजें हैं, या कुछ इम्प्योरिटीज हैं, या डिजॉल्व साल्ट्स हैं, वो चूंकि मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते, इस वजह से वो इधर ही रह जाएंगे, पानी आगे चला जाएगा और पानी काफ़ी हद तक साफ हो जाएगा। तो यही बात लिखी गई है कि ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस की टेक्नोलॉजी है, हम इसको ज़्यादातर प्योरीफाइंग वाटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर की वजह से पानी उस साइड पे जाएगा जहां साल्ट कम है बाय रिमूविंग, और इस तरह जो कॉन्टिमिनेंट्स है वो रिमूव हो जाएंगे, इम्प्योरिटीज जो है वो रिमूव हो जाएंगी। तो इस प्रोसेस के जरिए से हम जो डिजॉल्व साल्ट्स हैं या इम्प्योरिटीज हैं वो बड़ी आसानी से रिमूव करके पानी को सेफ और क्लीन कर सकते हैं। और यही प्रिंसिपल हमारे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, आपने देखोगा कि काफ़ी सारे शहरों के अंदर ना वाटर फिल्टर्स लगे होते हैं बड़े बड़े, तो वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, डीसैलिनाइजेशन फैसिलिटीज़ क्या होती है? सैलिनाइजेशन कहते हैं किसी साल्टी कंडीशन का मौजूद होना। जैसे समंदर का पानी है ना, वो एक सैलाइन वाटर है कि ऐसा पानी है जिसमें बहुत सारी नमकियात हैं। अगर हम उस नमकियात को रिमूव करेंगे तो वो डीसैलिनाइजेशन कहलाएगी, ठीक है। तो बहरहाल पानी को प्योर करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे मुल्कों में जहाँ वो जो पीने का पानी ज़मीन के अंदर बहुत कम होता है, वो समंदर के पानी के ऊपर रिलाई करते हैं, लेकिन समंदर का पानी उसमें साल्ट इतने ज़्यादा है कि आप उस पानी को पी नहीं सकते। अगर आप थोड़ा ज़्यादा पी लेंगे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो समंदर का पानी बगैर ट्रीटमेंट किए, बगैर रिवर्स ऑस्मोसिस किए उसको पिया नहीं जा सकता। तो जब रिवर्स ऑस्मोसिस करेंगे, जैसे मैं कहता हूँ ये बहुत ज़्यादा साल्टी वाटर है, जब आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे और ये हमारे पास गुजरेगा मेम्ब्रेन से, तो साल्ट इधर ही रह जाएंगे और आगे हमारे पास वो साफ सुथरा पानी चला जाएगा। या हमारा जो घर के अंदर कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा आप कह सकते हैं वहमी भी होते हैं, या बाद ऐसी जगह रह रहे होते हैं जहाँ नीचे जो पानी पीने का है, ज़मीन का पानी वो पीने के काबिल या इस्तेमाल के काबिल नहीं होता, तो वो अपने घर के अंदर ही ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, तो वो भी इसी मैकेनिज्म को इस्तेमाल करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ सकता है, लाजमी नहीं है कि जो गंदा पानी है उसमें हर वो चीज़ हो जो मेम्ब्रेन से गुजर नहीं सकती। पानी तो गुजर सकता है, पानी के अलावा लाजमी नहीं हो सकता है इस गंदा पानी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जो मेम्ब्रेन से गुजर सकती हो, क्योंकि मेम्ब्रेन का क्राइटेरिया क्या है, स्मॉल मालिक्यूल गुजर सकते हैं, न्यूट्रल मालिक्यूल गुजर सकते हैं, न्यूट्रल मालिक्यूल गुजर और लिपोफिलिक मालिक्यूल गुजर सकते हैं। अब एक मालिक्यूल है वो यहाँ लिपोफिलिक है, लेकिन वो कॉन्टिमिनेंट्स में आता। जी स्टूडेंट, हमारे पास जो हमारा पिछला लेक्चर चल रहा था, जब मैंने उस लेक्चर को रिकॉर्ड किया तो एंड का जो कुछ पोर्शन है 2 से 3 मिनट का, वो एक टेक्निकल इशू की वजह से रिकॉर्ड नहीं हुआ। इस वजह से वो जो हमने डिस्कस करना था उस पोर्शन के अंदर उसको मैं अलग से डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, बात क्या हो रही थी? बात ये हो रही थी कि हमारे पास जो रिवर्स ऑस्मोसिस है, रिवर्स ऑस्मोसिस, तो उसमें क्या किया जाता है, वो साइड जो डर्टी साइड होती है,
जिसमें साल्ट होते हैं या कॉन्टिमिनेंट्स होते हैं, कॉन्टिमिनेंट्स या आप क्या कह सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं। तो जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होने की वजह से गुजर के दूसरी साइड पे चला जाता है, लेकिन जो साल्ट हैं, कॉन्टिमिनेंट्स हैं, वो इस तरफ रह जाते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास इस पानी की फिल्ट्रेशन हो जाती है। लेकिन एक चीज़ और माइंड में आ सकती है, हमारे पास जो लिपिड मेम्ब्रेन्स है वो वाटर को तो गुजरने देती है क्योंकि उसमें एक्वापोरिन्स होते हैं, क्लियर, बाकी साल्ट को गुजरने नहीं देती। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ जो इस लिपिड के क्राइटेरिया पर पूरा उतरती है, स्मॉल है, न्यूट्रल है, वाटर सॉल्युबल ना हो, नॉन पोलर हो, लिपोफिलिक हो, तो वो तो मेम्ब्रेन से गुजर के पानी के साथ ही जा सकती है, क्लियर। हो सकता है कॉन्टिमिनेंट की एक ऐसी कैटेगरी हो जो इस मेम्ब्रेन से गुजर सकती हो, तो इस केस के अंदर तो पानी फिर प्योरीफाई नहीं होगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो मेम्ब्रेन से गुजर सकती हैं वो ऑटोमेटिकली पानी के साथ इधर जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ रिवर्स ऑस्मोसिस से आप पानी को प्योरीफाई नहीं कर सकते, क्लियर। तो फिर आप 5-6 टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, फिर जाके पानी फिल्टर होता है, क्लीन होता है, जो फिर पीने के काबिल भी होता है, इस्तेमाल के काबिल भी होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी सारा जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो लिपोफिलिक है उसके लिए हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, कार्बन सेडिमेंटेशन, वो इस लिपोफिलिक मटेरियल को पानी से रिमूव करता है। इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं यूवी लाइट्स जो इन बैक्टीरिया को, वायरस को किल करेगी, तो ये भी आप कह सकते हैं पानी को प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। बहरहाल एक जो फिल्टर प्लांट होता है या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है वो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी का मजमुआ होता है कि अगर रिवर्स ऑस्मोसिस से कुछ चीज़ें रह गई वो दूसरी टेक्नोलॉजी रिमूव कर दे, वो तीसरी रिमूव कर दे, वो चौथी रिमूव, ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट निकलेगा वो पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर साफ हो जाएगा और हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।